नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर गहरी चर्चा करने वाले हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं छूता है, गरीबी। पर क्या गरीबी सिर्फ पैसे की कमी है या ये कुछ और भी है? नमस्कार। बिल्कुल। और गरीबी के साथ साथ हम सामाजिक बहिष्कार और कल्याणकारी राज्य की अवधारणाओं को भी समझेंगे। हाँ, और ये चर्चा आधारित है चैप्टर 4 पॉवर्टी, सोशल एक्सक्लूजन एंड द वेलफेयर स्टेट के अंशों पर। ये चैप्टर काफी डिटेल्ड है। ये हाँ, और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये समझना बेहद जरूरी है। चाहे वो जीएस पेपर 1 हो, 2 हो या 3, गरीबी, असमानता, समावेशी विकास, कल्याणकारी योजनाएं, ये सब सीधे सिलेबस का हिस्सा हैं। सही कहा। तो आज की इस बातचीत का मकसद है कि श्रोताओं को गरीबी और सामाजिक बहिष्कार को परिभाषित करने, उन्हें मापने के अलग-अलग तरीकों, उनके पीछे के सिद्धांतों और इनसे निपटने के लिए जो नीतियां बनी हैं, खासकर कल्याणकारी राज्य की भूमिका, इन सब की एक साफ और गहरी समझ मिले। बिल्कुल। और कोशिश रहेगी कि ये चर्चा थोड़ी दिलचस्प रहे। देखिए, विषय तो गंभीर है, पर हम इसे उदाहरणों के साथ और हाँ, थोड़ी सहज बातचीत के अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। पता भी नहीं चलेगा कि 40-50 मिनट कैसे निकल गए। हाँ, उम्मीद तो यही है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये तीनों शब्द, गरीबी, सामाजिक बहिष्कार और कल्याणकारी राज्य, क्या ये सीधे साधे शब्द हैं या इनमें भी पेच है? देखिए, ये तीनों ही शब्द काफी विवादास्पद हैं। मतलब इन पर एक आम सहमति बनाना मुश्किल है। हर किसी की अपनी परिभाषा, अपना नजरिया हो सकता है। अच्छा, तो कल्याणकारी राज्य से शुरू करें। इसकी कोई शुरुआती परिभाषा? हाँ, ऐसा ब्रिग्स ने परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी राज्य वो है जिसमें संगठित शक्ति का इस्तेमाल, मतलब सरकार और प्रशासन के जरिए, जानबूझकर नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा और अवसरों को बदलने या गारंटी देने के लिए किया जाता है। यानी सरकार का काम सिर्फ कानून व्यवस्था देखना नहीं, बल्कि लोगों की भलाई, उनकी सुरक्षा और उन्हें मौके देना भी है। यही है ना? बिल्कुल, मोटे तौर पर यही मतलब है। और अक्सर कल्याणकारी राज्य को गरीबी और सामाजिक बहिष्कार से निपटने का एक तरीका माना जाता है। हालांकि इस पर भी बहस है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है। तो अब आते हैं गरीबी पर। इसे परिभाषित करना और मापना, ये इतना मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें कई विवाद के क्षेत्र हैं। पहला, इसे वस्तुनिष्ठ या व्यक्तिपरक, मतलब क्या हम तयशुदा पैमानों से गरीबी मापें या लोगों से पूछें कि वो खुद को गरीब मानते हैं या नहीं। अच्छा। और दूसरा मुद्दा है कल्याण की अवधारणा। ये सिर्फ पैसे से ज्यादा है। दिल्ली का जिक्र आता है फेल्स और पेरी के हवाले से कि कल्याण में भौतिक, सामग्री, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक सब कुछ शामिल है। और ये खुशी से ज्यादा स्थिर होता है। मतलब आज खुश हैं कल दुखी, लेकिन कल्याण एक ज्यादा टिकाऊ स्थिति है। और एक और बहस है, असमानता और गरीबी के बीच क्या रिश्ता है? क्या बहुत ज्यादा असमानता ही गरीबी है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। दो मुख्य नजरिए हैं। एक कहता है कि हाँ, असमानता ही अपने आप में गरीबी का एक रूप है। दूसरा कहता है कि नहीं, गरीबी का मतलब है एक न्यूनतम स्तर से नीचे होना, भले ही समाज में कुछ हद तक असमानता मौजूद हो। ठीक है, ये तो हुए विवाद के मुद्दे। अब मापने के तरीकों पर आते हैं। सबसे पहले निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। जी, निरपेक्ष गरीबी यानी जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम जरूरतें हैं, जैसे भोजन, साफ पानी, रहने की जगह, स्वास्थ्य, शिक्षा, उनकी कमी होना। इसे मापते कैसे हैं? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे 1995 में कोपेनहेगन में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। वहां 2 स्तरीय परिभाषा दी गई, निरपेक्ष और समग्र। निरपेक्ष परिभाषा क्या थी? निरपेक्ष परिभाषा थी मानव जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा और सूचना से गंभीर अभाव। मैं दोहराता हूं, भोजन, पानी, सफाई, स्वास्थ्य, घर, शिक्षा और जानकारी का गंभीर अभाव। और समग्र गरीबी? ओवरऑल पॉवर्टी। समग्र गरीबी में निरपेक्ष गरीबी तो शामिल है ही, साथ में निर्णय लेने और नागरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी की कमी भी जुड़ जाती है। तो ये सापेक्ष गरीबी और सामाजिक बहिष्कार की ज्यादा करीब है। लेकिन क्या ये निरपेक्ष गरीबी का कॉन्सेप्ट एकदम सही है? इसकी कोई आलोचना? हाँ, आलोचना हुई है। पॉल स्पिकर 2012 ने कहा कि ये न्यूनतम मानक तय करना ही बहुत मुश्किल है। जैसे पोषण की जरूरतें, एक बैंक क्लर्क और एक निर्माण मजदूर की जरूरतें अलग अलग होंगी ना। हाँ। जगह के हिसाब से भी जरूरतें बदलती हैं।
सही बात है। जाक और जैनेट रोच ने घर का उदाहरण दिया। शहर और गांव में घर की जरूरतें अलग होती हैं। आग का खतरा, पानी, सीवेज सब अलग होता है। और राउंडट्री, जिन्होंने शुरुआत में यॉर्क में 1899 में निरपेक्ष परिभाषा इस्तेमाल की थी, उन्होंने भी बाद में सापेक्ष परिभाषा अपनाई थी। जी हाँ, उन्होंने महसूस किया कि समय के साथ समाज के मानक बदलते हैं तो गरीबी की परिभाषा भी बदलनी चाहिए। अच्छा, तो निरपेक्ष गरीबी के बाद आता है बजट मानक दृष्टिकोण, बजट स्टैंडर्ड्स अप्रोच। ये क्या है? इसमें हम ये करते हैं कि एक खास जीवन स्तर पाने के लिए किन किन चीज़ों और सेवाओं की ज़रूरत होगी, उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। फिर हिसाब लगाते हैं कि इन सब को खरीदने में कितना खर्चा आएगा। जैसे राउंडट्री ने शुरुआत में किया था। हाँ, वो एक शुरुआती उदाहरण है। आजकल लवबरो यूनिवर्सिटी का काम मशहूर है। वो 2 मानक बनाते हैं, LCA यानी लो कॉस्ट बट एक्सेप्टेबल और MDA यानी मॉडेस्ट बट एडिक्वेट। इनमें क्या फर्क है? थोड़ा विस्तार से बताएं। LCA में जैसे सेकंड हैंड बाइक से काम चलाना, घूमने फिरने पे कम खर्च, ये सब आता है। जबकि MDA में कार रखना, साल में एक बार छुट्टी पर जाना, ये सब शामिल हो सकता है। तो ये 2 अलग-अलग पर समाज में स्वीकृत जीवन स्तर दिखाते हैं। लेकिन इसमें भी तो दिक्कतें होंगी। कौन तय करेगा कि लिस्ट में क्या हो? और अलग-अलग शहरों में तो महंगाई भी अलग होती है। बिल्कुल, ये इसकी मुख्य आलोचनाएं हैं कि इसमें व्यक्तिपरक निर्णय शामिल हैं और क्षेत्रीय लागतों का अंतर ध्यान में रखना मुश्किल होता है। ठीक है, तो अब आते हैं सापेक्ष गरीबी और वंचना, रिलेटिव पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन पर। ये निरपेक्ष गरीबी से कैसे अलग है? सापेक्ष गरीबी समाज के औसत जीवन स्तर के मुकाबले गरीबी को मापती है। मतलब उन लोगों को गरीब माना जाता है जिनके पास वो जीवन स्तर नहीं है जो उनके समाज में आमतौर पर स्वीकृत है। और इसमें पीटर टाउनजेंड का काम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हाँ, टाउनजेंड का तर्क था कि गरीबी को केवल सापेक्ष वंचना के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। क्यों? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उनका मानना था कि समाज ही तय करता है कि जरूरतें क्या हैं, यहाँ तक कि भोजन की जरूरत भी। जैसे आप क्या काम करते हैं, आपकी सामाजिक जिम्मेदारियां क्या हैं, उसके हिसाब से आपकी कैलोरी की जरूरतें बदलेंगी। अच्छा, कोई उदाहरण? उन्होंने ब्रिटेन में चाय का उदाहरण दिया। कहा कि पोषण के लिहाज से शायद चाय बेकार हो, पर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से जरूरी है। लोग मिलते हैं, बात करते हैं चाय पर। दिलचस्प बात है। तो उन्होंने इसे मापा कैसे? उन्होंने एक डेप्रिवेशन इंडेक्स बनाया। इसमें करीब 60 संकेतक थे। रहने की स्थिति, रोजगार, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सेवाएं, मनोरंजन, बहुत कुछ। और नतीजा क्या निकला? नतीजा चौंकाने वाला था। उनके हिसाब से गरीबी बहुत ज्यादा थी, करीब 22.9%। ये सरकार के अपने मानकों 6.1% या सिर्फ आय के आधार पर निकाले गए सापेक्ष मानक 9.2% से कहीं ज्यादा थी। लेकिन इस तरीके की भी आलोचना हुई होगी। हाँ, डेविड प्याचॉर्ड ने आलोचना की। कहा कि सूचकांक ठीक नहीं है, चीजों को चुनाव मनमाना लगता है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या वाकई गरीबी रेखा के नीचे वंचना तेजी से बढ़ती है, जैसा टाउनसेंड ने कहा था। और अगर इसे माने तो गरीबी खत्म करना बहुत मुश्किल लगेगा। टाउनसेंड ने अपना बचाव भी किया होगा। जी, उन्होंने अपने काम का बचाव किया और बाद में गॉर्डन और अन्य के साथ मिलकर इस पर और काम किया। अच्छा, तो टाउनसेंड के बाद मैक और लैंसले या गॉर्डन और साथियों ने भी इस पे काम किया। उन्होंने क्या अलग किया? हाँ, उन्होंने टाउनसेंड के काम को बेहतर बनाने की कोशिश की। उन्होंने सहमति आधारित दृष्टिकोण अपनाया। सहमति आधारित मतलब उन्होंने सीधे जनता की राय ली। लोगों से पूछा कि उनकी नज़र में जीने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक नेसेसिटीज़ हैं। फिर पूछा कि क्या वो पैसे की कमी की वजह से इन चीज़ों से वंचित हैं। ये ज़रूर पूछा कि कमी पैसे की वजह से है, न कि अपनी मर्जी से। ये तो दिलचस्प तरीका है। क्या क्या चीजें निकली आवश्यक लिस्ट में? स्रोत में टेबल 4.3 का जिक्र है। उसमें उदाहरण है जैसे घर में हीटिंग, घर का सीलन से मुक्त होना, 2 वक्त का खाना, दवाएं खरीद पाना, फ्रिज होना। ऐसी कई चीजें थीं जिन्हें ज्यादातर लोगों ने जरूरी माना। फिर गरीबी रेखा कैसे तय की? उन्होंने स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके एक सीमा तय की जो गरीब और गैर गरीब के बीच अंतर को सबसे ज्यादा स्पष्ट करे। जैसे 1983 में अगर किसी के पास 2 या ज्यादा जरूरतें नहीं थीं तो उसे गरीब माना। 1990 में ये 3 या ज्यादा हो गया। 1999 में फिर 2 या ज्यादा, लेकिन तब तक जरूरतों की लिस्ट लंबी हो गई थी। और उनके नतीजों से क्या पता चला? पता चला कि ब्रिटेन में 1983 से 1999 के बीच गरीबी बढ़ी थी। पर क्या ये तरीका एकदम परफेक्ट था? नहीं, इसकी भी आलोचना हुई। जैसे शोधकर्ताओं का असर तो फिर भी रहता ही है लिस्ट बनाने में।
सहमति पर भी सवाल उठे, क्या अलग-अलग ग्रुप एक ही बात पर सहमत होंगे? और समय के साथ तुलना करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नई चीजें जुड़ती हैं, लोगों की सोच बदलती है। अब एक और तरीके पे आते हैं, न्यूनतम आय मानक, मिनिमम इनकम स्टैंडर्ड, MIS। ये बजट मानक जैसा है पर ज्यादा सापेक्ष है। हाँ, ये जोसेफ राउंडट्री फाउंडेशन, JRF और लवबोरो यूनिवर्सिटी ने विकसित किया है। ये काफी प्रभावशाली रहा है। इसमें क्या करते हैं? इसमें भी जनता की राय ली जाती है। फोकस ग्रुप्स के जरिए उनसे पूछा जाता है कि उनके हिसाब से न्यूनतम स्वीकार्य जीवन स्तर, मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए क्या-क्या जरूरी है। कोई उदाहरण 2012 के अध्ययन से कुछ? हाँ, जैसे उस अध्ययन में पता चला कि अब बच्चों वाले परिवारों के लिए कार जरूरी मानी जाने लगी है। पहले शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी था। कामकाजी उम्र के वयस्कों के लिए कंप्यूटर इंटरनेट जरूरी हो गया। पहले ये सिर्फ स्कूली बच्चों वाले परिवारों के लिए था। कुछ चीजों में उम्मीदें कम भी हुई, जैसे साल में 3 बार बाहर खाना या टेक अवे, क्राफ्ट आइटम, तोहफों का बजट वगैरह। अच्छा, तो इसके हिसाब से कितनी आय जरूरी निकली? स्रोत में अप्रैल 2012 के आंकड़े दिए हैं। टेबल 4.5, 4.6 और 4.7 अलग-अलग तरह के परिवारों के लिए जरूरी साप्ताहिक आय बताई गई है। और इसकी तुलना सरकारी लाभों या न्यूनतम मजदूरी से की गई? इससे काफी कम थे। सिर्फ पेंशन भोगी जोड़े को छोड़कर MIS खुद औसत आय से काफी नीचे था। और यहां तक कि न्यूनतम मजदूरी भी कई परिवारों के लिए MIS तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थी। बाप रे, इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकारी मदद और न्यूनतम मजदूरी भी लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए काफी नहीं है। जी हाँ, यही इसका बड़ा निष्कर्ष था। ये दिखाता है कि स्वीकार्य जीवन स्तर और असलियत में मिलने वाली आय में कितना फासला है। अब एक और सरकारी माप की बात करते हैं, औसत आय से कम वाले परिवार, हाउसहोल्ड्स बिलो एवरेज इनकम, HBI। हाँ, ये ब्रिटेन में गरीबी मापने का मुख्य सरकारी तरीका है। इसमें उन परिवारों को गरीब माना जाता है जिनकी आय औसत आय के 60% से कम होती है। दोहराता हूं, औसत आय का 60%। 60% ऑफ मीडियन इनकम। ठीक है, इसके उदाहरण? स्रोत में 2010-11 के आंकड़े दिए हैं। अलग-अलग परिवार प्रकारों के लिए गरीबी रेखा क्या थी। पर क्या ये तरीका भी सवालों से परे है? नहीं, इसमें भी समस्याएं हैं। पहली बात, ये 60% का आंकड़ा ही क्यों? ये थोड़ा मनमाना लगता है। दूसरी बहस इस पर होती है कि आय को घर के किराए या मॉर्गेज चुकाने से पहले देखें या बाद में। CPI जैसी संस्थाएं कहती हैं कि आवास की लागत चुकाने के बाद की आय देखना ज्यादा सही तस्वीर देता है। और क्या ये सबको कवर करता है? नहीं, ये भी एक कमी है। जो लोग संस्थानों में रहते हैं, छात्र हैं या बेघर हैं, वो इसमें शामिल नहीं होते। अच्छा, तो इस माप के हिसाब से गरीबी के रुझान क्या रहे हैं ब्रिटेन में? 1979 से देखें तो कुल मिलाकर गरीबी बढ़ी है, लेकिन 1992-2000 में ये चरम पर थी। उसके बाद कुछ गिरावट आई। खासकर लेबर सरकार 1997 के बाद ने बाल गरीबी खत्म करने का लक्ष्य रखा था। हाँ, टोनी ब्लेयर सरकार। जी, उन्होंने कुछ कदम उठाए, जैसे टैक्स क्रेडिट, न्यूनतम मजदूरी, लाभों में बढ़ोतरी, रोजगार बढ़ाने पर जोर। इससे कुछ प्रगति हुई भी। लेकिन फिर कोalition सरकार 2010 के बाद आई। उनकी क्या चिंताएं थी? उनकी चिंता थी कि प्रगति धीमी है और गरीबी के असली कारणों से निपटना जरूरी है। बल्कि ब्रूअर और साथियों 2011 ने अनुमान लगाया था कि कोएलिशन की नीतियों से बाल गरीबी बढ़ सकती है। स्रोत में फिगर 4.1 का भी जिक्र है। हाँ, वो दिखाता है कि आवास लागत से पहले और बाद में कम आय वाले परिवारों का अनुपात कैसे बदला है। ठीक है, आप थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय तुलना की बात कर लें। यूरोपियन संघ EU कैसे मापता है? EU कई संकेतकों का इस्तेमाल करता है। एक है गरीबी का खतरा, रिस्क ऑफ पॉवर्टी। ये वही है औसत आय के 60% से कम। दूसरा है गंभीर भौतिक वंचना, सिवियरली मटीरियली डिप्राइव्ड। इसमें 9 जरूरी चीजों की लिस्ट है। अगर किसी के पास 4 या उससे ज्यादा नहीं है तो वो इस श्रेणी में आता है। और तीसरा है कम कार्य तीव्रता वाले परिवार, लो वर्क इंटेंसिटी, मतलब परिवार के वयस्कों ने साल भर में अपनी क्षमता से बहुत कम काम किया है। और 2011 में ब्रिटेन की क्या स्थिति थी इन पैमानों पर? ब्रिटेन में 16.2% लोग गरीबी के खतरे में थे, 5.1% गंभीर भौतिक वंचना में थे और 11.5% कम कार्य तीव्रता वाले परिवारों में थे। और EU की एक मिलीजुली परिभाषा भी है। हाँ, वो कहते हैं गरीबी या सामाजिक बहिष्कार के जोखिम में, एट रिस्क ऑफ पॉवर्टी और सोशल एक्सक्लूजन। अगर कोई इन तीनों में से किसी भी एक श्रेणी में आता है तो उसे इस जोखिम में माना जाता है। तो गरीबी को मापने के ये कई सारे तरीके हैं, सबकी अपनी अपनी सीमाएं और फायदे हैं। अब आते हैं सामाजिक बहिष्कार पर, सोशल एक्सक्लूजन।
ये गरीबी से अलग कैसे है? देखिए, ये गरीबी से जुड़ा है, पर उससे थोड़ा अलग और शायद ज्यादा व्यापक कॉन्सेप्ट है। हाल के दशकों में इसका राजनीतिक महत्व काफी बड़ा है, खासकर ईयू और ब्रिटेन में तो सोशल एक्सक्लूजन यूनिट SEU भी बनाई गई थी। लेकिन इसकी भी कोई पक्की परिभाषा नहीं है। नहीं, इस पर भी कोई आम सहमति नहीं है। इसे मापना भी मुश्किल है। तो फिर इसे अंडर क्लास से कैसे अलग समझें? डेविड बर्न 1999 में कहा कि अंडर क्लास शब्द एक स्थिर समूह की तरफ इशारा करता है, जैसे वो हमेशा से वैसे ही हैं, जबकि सामाजिक बहिष्कार एक प्रोसेस पर जोर देता है कि कैसे लोग धीरे धीरे समाज से कट जाते हैं। अच्छा, तो इस कॉन्सेप्ट का महत्व क्या है? रूथ लेविटिस ने इस पर काफी काम किया है। हाँ, लेविटिस ने बताया कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। पहला, ये एक गतिशील प्रक्रिया पर जोर देता है। दूसरा, ये सिर्फ बहिष्कृत लोगों पर नहीं बल्कि उनके और बाकी समाज के बीच के रिश्तों पर ध्यान खींचता है। तीसरा, ये अन्याय की तरफ इशारा करता है। और चौथा, ये दिखाता है कि कैसे लोगों को उनके व्यापक सामाजिक अधिकारों जैसे शिक्षा, आवास से वंचित किया जा रहा है। तो सामाजिक बहिष्कार के कारण क्या हैं? SEU की रिपोर्ट में क्या कहा गया? SEU रिपोर्ट ने कई कारण बताए। कम आय तो है ही, काम के मौके न मिलना, रोजगार सिर्फ पैसे के लिए नहीं, स्वास्थ्य और सोशल नेटवर्क के लिए भी जरूरी है जी। सीखने के मौके न मिलना, शिक्षा और कौशल की कमी बेरोजगारी का खतरा बढ़ाती है। स्वास्थ्य में असमानता, खराब सेहत मौके छीन लेती है, और ये वर्ग, जाति, लिंग से जुड़ी हो सकती है। खराब घर या बेघर होना, इससे सेहत, खासकर मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ता है। पारिवारिक जीवन में दिक्कतें, जैसे अकेले बच्चे पालना, रिश्तों का टूटना, ये अक्सर कम आय से जुड़ा होता है। और वंचित इलाकों में रहना, जहां अपराध ज्यादा हो, सुविधाएं खराब हों और इलाके की बदनामी का असर भी पड़ता हो। और ये सब चीजें एक दूसरे को और बिगाड़ती होंगी। बिल्कुल, ये एक दुष्चक्र बन जाता है। तो फिर इसे मापते कैसे हैं, अगर परिभाषा ही पक्की नहीं है तो? हाँ, ये मुश्किल है। DWP और सरकारी रिपोर्टों, SEU टास्क फोर्स ने कई सारे संकेतकों का इस्तेमाल किया। एक रिपोर्ट में तो 41 मुख्य और कुल 59 संकेतक थे। बाप रे, तो क्या रुझान दिखे? टेबल 4.9 का जिक्र है। 1996 से कई क्षेत्रों में सुधार दिखा, लेकिन 2002-2007 के बीच कुछ चीजें बिगड़ी भी, जैसे कम आय वाले बच्चे और वयस्क, वंचित इलाकों में बच्चों का विकास और देखभाल में रहने वाले बच्चों और उनके साथियों के बीच शिक्षा का अंतर। लेकिन इस तरीके की भी आलोचना हुई। हाँ, कहा गया कि संकेतों का चुनाव व्यक्तिपरक है या राजनीति से प्रेरित हो सकता है। माप बहुत जटिल है और कुछ आंकड़े भरोसेमंद नहीं हैं। 2010 के बाद ये रिपोर्टिंग बंद भी हो गई। फिर 2011 में ट्रबल्ड फैमिलीज प्रोग्राम आया। हाँ, इसने 7 जोखिम कारकों पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे काम न करने वाले माता पिता, भीड़भाड़ वाला घर, माँ की मानसिक स्वास्थ्य समस्या, कम आय वगैरह। इसकी भी आलोचना हुई। रूथ लेविटिस ने की थी। जी। लेविटिस ने कहा कि इसके अनुमान भरोसेमंद नहीं हैं और ये कार्यक्रम बहिष्कार के कारणों पर ध्यान देने के बजाय बहिष्कृत लोगों को ही दोषी ठहराता है। तो क्या कोई और तरीका है इसे मापने का? जोसेफ राउंडट्री फाउंडेशन JRF की रिपोर्ट। हाँ, JRF भी रिपोर्ट निकालता है। पाल्मर और ऑल्ड्रिच जैसे शोधकर्ताओं ने इस पर काम किया है। ये काफी हद तक DWP रिपोर्ट जैसा ही है, संकेतक, डेटा स्रोत, सालाना प्रकाशन। तो फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि JRF ज्यादा व्यापक संकेतक इस्तेमाल करता है, जो सिर्फ सरकारी नीतियों के लक्ष्यों पर निर्भर नहीं होते, और कभी-कभी उनके निष्कर्ष DWP से अलग होते हैं। तो 2012 की JRF रिपोर्ट में क्या मुख्य बातें थीं? उन्होंने पाया कि पिछले 5 सालों में 11 संकेतक बिगड़े थे, 14 सुधरे थे, 14 वैसे ही थे। पिछले 10 सालों में 11 बिगड़े, 17 सुधरे, 6 वैसे ही थे। शिक्षा में सुधार दिखा, लेकिन लाभ और काम से जुड़े संकेतक बिगड़े थे। बाल गरीबी में सुधार हुआ था। और उन्होंने कारणों पे क्या कहा? पर नौकरियां भी तो होनी चाहिए, सिर्फ लोगों के आलस्य को दोष देना सही नहीं है। और क्या मुद्दे उठाए उन्होंने? उन्होंने अल्प रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी, कामकाज रहित परिवारों, वर्कलेस हाउसहोल्ड्स में वृद्धि और वेतन के अंतर में वृद्धि पर ध्यान दिलाया। हाँ, शिक्षा में सुधार को उन्होंने भी माना। लेकिन इसकी भी आलोचना हो सकती है कि संकेतक तो फिर भी व्यक्तिपरक ही हैं। हाँ, ये आलोचना तो है ही। इतनी जटिल चीज को मापना अपने आप में एक चुनौती है। ठीक है, तो हमने गरीबी और सामाजिक बहिष्कार को परिभाषित करने और मापने के तरीके देखें। अब बात करते हैं कि ये किन लोगों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसका सामाजिक वितरण कैसा है? रूप से नहीं फैले हैं। कुछ समूह हैं जिन पर इसका खतरा ज्यादा होता है। जैसे कि? सबसे पहले आर्थिक और पारिवारिक स्थिति। हाँ। सबसे बड़ा फैक्टर है श्रम बाजार में भागीदारी। अगर आप काम कर रहे हैं तो गरीबी का खतरा बहुत कम हो जाता है।
बेरोजगारी और गरीबी का बहुत गहरा नाता है। टेबल 4.11 फिगर्स 4.3 4.4 का संदर्भ। और परिवार की स्थिति, खासकर अकेले बच्चे पालने वाले माता पिता, लोन पेरेंट्स। हाँ, एकल पितृत्व लोन पेरेंटहुड में गरीबी का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ब्रिटेन के आंकड़ों में कुल आबादी के 21% के मुकाबले 41% अकेले माता पिता गरीबी रेखा से नीचे थे। इतना ज्यादा? इसके कारण क्या है? फ्लैरिटी और साथियों ने कई कारण बताए। श्रम बाजार में कम भागीदारी, खासकर अविवाहित अकेली माताओं की। अगर काम मिलता भी है तो कम वेतन वाला या पार्ट टाइम। बच्चों की देखभाल का खर्चा और उपलब्धता एक बड़ी समस्या है। सामाजिक समर्थन की कमी भी होती है। क्या सरकारों ने इसके लिए कुछ किया? ब्लेयर सरकार ने? हाँ, ब्लेयर सरकार ने न्यू डील फॉर लोन पेरेंट्स जैसा कार्यक्रम चलाया था, जिसका मकसद रोजगार बढ़ाना था। कुछ सफलता मिली भी, लेकिन लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं हो पाया। लेविटस और उनके साथियों ने भी इस पर कुछ कहा। हाँ, उन्होंने 2006 में पाया कि अकेली माताओं की समस्याएं मुख्य रूप से व्यावहारिक और भौतिक थीं। सामाजिक भागीदारी की कमी उनके संपर्क सीमित कर देती थी। उन्होंने इसे व्यापक संदर्भ में देखा, सामान्य असमानता और लैंगिक असमानता के हिस्से के रूप में। तो यहीं से हम लिंग और गरीबी पर आते हैं। बिल्कुल। गरीबी का नारीकरण, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, ये शब्द डीना पियर्स और बाद में लिस्टर जैसे विचारकों ने इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि महिलाएं हमेशा से ज्यादा गरीब रही हैं, लेकिन क्योंकि पहले महिला प्रधान परिवार कम थे तो ये बात छिपी रहती थी। और छिपी हुई गरीबी का भी कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसका मतलब है कि परिवार के अंदर भी संसाधनों का बंटवारा बराबर नहीं होता। अक्सर पुरुष आय पर ज्यादा नियंत्रण रखते हैं और महिलाएं अपनी जरूरतों पर कम खर्च करती हैं। महिलाओं में गरीबी के ज्यादा होने के कारण क्या हैं? फ्लैहर्टी और लिस्टर ने कई कारण गिनाए हैं। लिंग के आधार पर वेतन में अंतर, जेंडर पे गैप, श्रम बाजार में अलगाव, यानी महिलाओं का कुछ खास, अक्सर कम वेतन वाले पेशों में या निचले स्तरों पर सिमट जाना, पार्ट टाइम काम लादा करना, जिसमें वेतन और मौके दोनों कम होते हैं। बच्चों या बड़ों की देखभाल की जिम्मेदारी ज्यादातर महिलाओं पर होती है, जिससे करियर में ब्रेक आता है, वेतन कम होता है और पेंशन पर भी असर पड़ता है। देखभाल करने वालों के लिए सरकारी लाभ भी अक्सर कम होते हैं। महिलाएं पुरुषों से ज्यादा जीती हैं तो बुढ़ापे में अकेली पेंशनभोगी महिलाओं की गरीब होने की संभावना ज्यादा होती है। और जैसा हमने देखा, ज्यादातर अकेले माता पिता महिलाएं ही होती हैं। बाप रे, कितने सारे कारण हैं। और कोई बोझ? हाँ, कर्ज चुकाने का तनाव और समय की गरीबी, यानी काम, घर और देखभाल के बीच समय ही ना बचना। अब आते हैं जातीयता, एथनिसिटी और गरीबी पर। इसमें क्या पैटर्न है? टेबल 4.11, फिगर 4.5। ब्रिटेन के आंकड़े दिखाते हैं कि लगभग सभी अल्पसंख्यक जातीय समूहों, एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स में गोरों की तुलना में गरीबी का खतरा ज्यादा है। खासकर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मूल के लोगों के लिए ये खतरा बहुत ज्यादा है, लगभग 55%, गोरों के 20% के मुकाबले। इतना भारी अंतर, इसके क्या कारण हो सकते हैं? फ्लैहर्टी और साथियों ने यहां भी कई कारण बताए। उच्च बेरोजगारी दर, श्रम बाजार में अलगाव, यानी अकुशल या अर्धकुशल नौकरियों में ज्यादा होना, परिवार का आकार बड़ा होना या ज्यादा आश्रित होना, भेदभाव रोजगार में भी, घर ढूंढने में भी, खराब स्वास्थ्य या स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच, और लाभ प्रणाली के साथ दिक्कतें, जैसे जरूरी योगदान रिकॉर्ड न होना या भाषा की बाधाएं। और नस्लवाद का प्रभाव? हाँ, उसे भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ठीक है, अगला समूह है विकलांगता वाले लोग। उनमें गरीबी की क्या स्थिति है? उनमें भी गरीबी का खतरा ज्यादा होता है। कारण रोजगार दर कम होना, भेदभाव की वजह से या काम की जगहों पर जरूरी सुविधाएं न होने की वजह से, सरकारी लाभ कम होना और विकलांगता की वजह से होने वाले अतिरिक्त खर्चे, जैसे आने जाने पर, जरूरी उपकरणों पर, घर को गर्म रखने पर या देखभाल पर। क्या उन्हें सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता है? हाँ, टाउनजेंड के शोध में ये बात आई थी। उनके पास अक्सर खराब घर होते हैं, वो कम छुट्टियां ले पाते हैं। एल्कॉक का तर्क है कि ये बहिष्कार विकलांगता की वजह से नहीं, बल्कि समाज के भेदभावपूर्ण रवैये की वजह से होता है। सरकारी मदद काफी नहीं है? अक्सर अपर्याप्त मानी जाती है, जैसे डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस DLA या पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट PIP। हाँ, कानून बने हैं, जैसे डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट 2005, पर जमीनी हकीकत अलग हो सकती है। आखिर में आयु, एज और गरीबी, इसका क्या पैटर्न है? फिगर 4.2, लगभग 40% पेंशन भोगी गरीब थे, जो 2010-11 तक घटकर करीब 16% रह गए। इसके कारण हम बाद में देखेंगे। ये तो अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ बच्चों और कामकाजी उम्र के वयस्कों में गरीबी बढ़ी है। तो ये साफ है कि गरीबी और बहिष्कार कुछ खास समूहों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं,
आखिर ये होता क्यों है? इसके पीछे के सिद्धांत क्या हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोटे तौर पर गरीबी और सामाजिक बहिष्कार की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों को हम दो बड़ी श्रेणियों में बांट सकते हैं। कौन सी दो श्रेणियां? पहली है व्यक्तिगत और सांस्कृतिक सिद्धांत, इंडिविजुअल एंड कल्चरल थियरीज। ये सिद्धांत गरीबी के लिए व्यक्ति को या उसके सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहारों को जिम्मेदार ठहराते हैं। और दूसरी है संघर्ष सिद्धांत या संरचनात्मक सिद्धांत, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रक्चरल थ्योरीज। ये सिद्धांत सामाजिक संरचनाओं, शक्ति के असंतुलन और समाज में मौजूद असमानताओं को जिम्मेदार ठहराते हैं। ठीक है, तो पहले व्यक्तिगत और सांस्कृतिक सिद्धांतों की बात करते हैं। इसमें कौन-कौन से विचार आते हैं? इसमें सबसे पुराने विचारों में हर्बर्ट स्पेंसर 19वीं सदी का नाम आता है। वो गरीबों को बुरे साथी, आवारा, अपराधी मानते थे। उनका मानना था कि उनमें नैतिक चरित्र की कमी होती है। वो कहते थे कि जो लोग अयोग्य जीवन, डिसोल्यूट लिविंग जीते हैं, उनकी मदद करना प्रकृति के खिलाफ है। राज्य को कम से कम दखल देना चाहिए। ये डार्विन के विकासवाद और योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से प्रभावित विचार थे। बाप रे, ये तो काफी कठोर विचार है। और हाल के दिनों में निर्भरता संस्कृति, डिपेंडेंसी कल्चर, हाँ, ये विचार न्यू राइट या नव उदारवादी विचारकों से जुड़ा है। इसका मुख्य आइडिया ये है कि कल्याणकारी राज्य लोगों को काम करने के बजाय सरकारी लाभों पर निर्भर रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसकी मुख्य बातें क्या हैं? डीन और टेलर गुबी ने बताया कि इसमें माना जाता है कि लोग तर्कसंगत हिसाब लगाते हैं कि मेहनत करने से कितना फायदा होगा और बिना काम किए कितना। अगर लाभ बहुत ज्यादा उदार होंगे तो काम करने की प्रेरणा कम हो जाएगी और ये निर्भरता पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकती है। डेविड माजलन ने भी इस पर लिखा है। हाँ, माजलन ने 1996 में तो गरीबी लॉबी पर हमला बोला। कहा कि ये लोग गरीबी और असमानता को मिला देते हैं। उन्होंने सार्वभौम कल्याण प्रावधानों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य की आलोचना की। कहा कि इनसे निर्भरता संस्कृति पैदा होती है। उनका समाधान था, कम से कम सिर्फ जरूरतमंदों को लक्षित लाभ दिए जाएं। लेकिन इस निर्भरता संस्कृति की आलोचना भी तो हुई होगी। बिल्कुल। बिल जॉर्डन ने कहा कि अगर निर्भरता संस्कृति है भी तो वो लक्षित साधन परीक्षित लाभों, मीन्स टेस्टेड बेनिफिट्स से पैदा होती है, न कि सार्वभौमिक लाभों से, क्योंकि साधन परीक्षण लोगों को गरीबी और निष्क्रियता के जाल में फंसा सकता है। और डीन और टेलर गुबी ने भी इसकी आलोचना की। उनकी किताब का नाम था द एक्सप्लोजन ऑफ अ मिथ। जी हाँ, उन्होंने कहा कि निर्भरता की परिभाषा ही समाज बनाता है। असल में कोई भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता। उनके शोध में पाया गया कि लाभ लेने वाले ज्यादातर लोग काम करना चाहते हैं, उनमें काम करने की नैतिकता है। साधन परीक्षित लाभ काम करने में बाधा डाल सकते हैं, क्योंकि काम करने पर लाभ कम हो जाता है। लेकिन ये निर्भरता संस्कृति का सबूत नहीं है। अच्छा, एक और मिलता जुलता सिद्धांत है गरीबी की संस्कृति, कल्चर ऑफ पॉवर्टी। ये ऑस्कर लुइस ने दिया था। हाँ, लुइस का कहना था कि गरीब लोग एक खास उपसंस्कृति, सब कल्चर विकसित कर लेते हैं जो उन्हें गरीबी में ही बनाए रखती है। इसमें उदासीनता, सिर्फ आज के बारे में सोचना, कमजोर पारिवारिक ढांचा जैसी बातें शामिल हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। क्या ये सभी गरीबों पर लागू होता है? नहीं, लुइस का अनुमान था कि ये शायद सिर्फ कुछ अल्पसंख्यकों, जैसे 20% गरीब पर ही लागू होता है। इसकी क्या आलोचना हुई? पहली बात तो ये कि क्या ऐसी कोई संस्कृति वाकई मौजूद है शोध में, जैसे श्वार्ट्ज का वेनेजुएला में, वैलेंटाइन का अमेरिका में ब्लैकसन समुदाय पर। इसके पक्के सबूत नहीं मिले। दूसरी आलोचना संस्कृति की धारणा पर ही है। क्या लोगों का व्यवहार उनके गहरे मूल्यों से तय होता है और बदलता नहीं, या फिर ये उनकी परिस्थितियों की एक प्रतिक्रिया मात्र है? यहीं पर स्थितिगत बाधाएं बनाम संस्कृति, सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स वर्सेस कल्चर की बहस आती है। बिल्कुल। ये नजरिया कहता है कि गरीबों का व्यवहार उनकी परिस्थितियों जैसे बेरोजगारी, कम आय, मौकों की कमी की सीधी प्रतिक्रिया है, न कि किसी अलग उपसंस्कृति का नतीजा। एलियट लाइबो का टैलीज कॉर्नर अध्ययन इसका क्लासिक उदाहरण है। जी हाँ, लाइबो ने वॉशिंगटन डीसी में स्ट्रीट कॉर्नर पर रहने वाले अश्वेत पुरुषों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि वो लोग भी मुख्यधारा के मूल्यों जैसे काम, परिवार को मानते थे, लेकिन उन्हें हासिल नहीं कर पाते थे। उनका व्यवहार, जैसे नौकरी छोड़ देना, कमजोर पारिवारिक रिश्ते, ये आज में जीने की वजह से नहीं, बल्कि एक निराश भविष्य की प्रतिक्रिया थी। उन्होंने इसे बिल्लियों की गली का सिद्धांत कहा, मतलब अपनी असफलता को ही अपनी ताकत बताकर तर्कसंगत बनाना।
निष्कर्ष ये था कि व्यवहार स्थितिजन्य है। और हालिया शोध शिल्ड्रिक और साथियों 2012 ए का 3 पीढ़ियों का अध्ययन। हाँ, उनका अध्ययन भी इसी तरफ इशारा करता है। उन्होंने पाया कि काम की संस्कृति है, कामहीनता की नहीं। बीच वाली पीढ़ी ने बेरोजगारी झेली थी, लेकिन ये कई सामाजिक नुकसानों से जुड़ी थी। लाभ पर जीना उनके लिए दुखद अस्तित्व था, और युवा पीढ़ी सक्रिय रूप से काम की तलाश में थी। हाँ, उन्होंने ये माना कि अगर लगातार असफलता मिले तो शायद सांस्कृतिक पहलू विकसित हो जाए, हैनर्स का संदर्भ देते हुए, लेकिन स्थितिगत बाधाएं ज्यादा महत्वपूर्ण थीं। अब आते हैं चार्ल्स मरे के अंडर क्लास सिद्धांत पर। ये काफी विवादास्पद रहा है। जी हाँ, मरे ने अंडर क्लास को एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जिसके व्यवहार और मूल्य मुख्य धारा के समाज से अलग हैं और जो कल्याणकारी लाभों पर निर्भर हैं। उन्होंने ब्रिटेन में इसके क्या संकेत बताए थे 1989, 1994 में? उन्होंने 3 मुख्य संकेत बताए। अवैध जन्मों में बढ़ोतरी 1979 में 10.6% से 1988 में 25.6% हो जाना, अपराध में वृद्धि, खासकर संपत्ति और हिंसा का अपराध, और काम करने की अनिच्छा, विशेषकर युवा पुरुषों में। और इसका कारण क्या बताया उन्होंने? उन्होंने उदार कल्याणकारी राज्य को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि लाभों ने अकेले बच्चे पालने, सिंगल पेरेंटहुड को आसान बना दिया। अवैध जन्म से जुड़ा सामाजिक कलंक कम हो गया। इससे युवा पुरुषों के लिए काम करने या परिवार पालने की जरूरत कम हो गई और वो अपराध की तरफ झुक गए। तो समाधान क्या सुझाया? समाधान था कल्याण लाभों में कटौती करना, खासकर सक्षम शरीर वाले पुरुषों और अकेली माताओं के लिए। जाहिर है इसकी कड़ी आलोचना हुई होगी। बिल्कुल। आलोचकों जैसे गैली अल्कॉक फिट्जपैट्रिक ने कहा कि इसके लिए पक्के सबूत नहीं है। ज्यादातर लोग पारंपरिक मूल्य ही रखते हैं। असली समस्या मौकों की कमी है। अकेले बच्चे पालने के नकारात्मक असर को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। योग्य और अयोग्य गरीबों में फर्क करना मुश्किल है और इससे गलत प्रोत्साहन मिल सकता है। और ये सिद्धांत असल में कल्याणकारी राज्य में कटौती करने के लिए एक वैचारिक बहाना ज्यादा लगता है। उनका तर्क था कि व्यवहार गरीबी और बहिष्कार का नतीजा है, कारण नहीं। क्या अंडर क्लास का कोई वैकल्पिक नजरिया भी है? क्रेन का काम। हाँ, क्रेन ने वंचित शहरी इलाकों में शोध किया। उन्होंने 3 समूह पाए: स्थिर श्रमिक वर्ग, संक्रमणकालीन और एक चक्रीय संक्रमण वाला समूह, ब्लैक मैजिक राउंडअबाउट। ये चक्रीय समूह क्या था? ये वो लोग थे जो बेरोजगारी, सरकारी योजनाओं, कम समय की नौकरियों और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के दुष्चक्र में फंसे थे। योजनाएं उनके लिए अप्रभावी थी। तो उन्होंने अंडर क्लास व्यवहार जैसे अपराध, नशा, एकल पितृत्व को कैसे देखा? उन्होंने इसे निराशा और वैध अवसरों की कमी की प्रतिक्रिया के रूप में देखा। इसे उन्होंने वैकल्पिक करियर, ऑल्टरनेटिव करियर्स कहा, जो आय, स्वायत्ता और वो इज्जत देते थे जो शायद उन्हें सही तरीकों से नहीं मिल पाती, जैसे टिकट ब्लैक करना, बिना लाइसेंस के व्यापार, चोरी, डकैती। तो उनका निष्कर्ष क्या था? उनका निष्कर्ष था कि ये व्यवहार किसी अंडर क्लास संस्कृति का नतीजा नहीं, बल्कि संरचनात्मक बाधाओं जैसे औद्योगिकीकरण का खत्म होना, भेदभाव, खराब घर शिक्षा, नकारात्मक सरकारी नीतियां और उससे पैदा हुई निराशा का परिणाम है। तो ये थे व्यक्तिगत और सांस्कृतिक सिद्धांत जो कहीं ना कहीं व्यक्ति या उसकी संस्कृति को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब आते हैं दूसरी श्रेणी पर, संघर्ष सिद्धांत या संरचनात्मक सिद्धांत। जी, ये सिद्धांत मानते हैं कि समाज ही संसाधनों का ठीक से बंटवारा करने और अवसर देने में नाकाम रहता है। गरीब और बहिष्कृत लोग इसके शिकार हैं, जिम्मेदार नहीं। इसमें कौन कौन सी अलग अलग धाराएं हैं? मोटे तौर पे 4 धाराएं दिखती हैं। पहली, जो कल्याणकारी राज्य की अपनी नाकामियों को जिम्मेदार मानती है। दूसरी, जो गरीबों की शक्तिहीनता या श्रम बाजार में उनकी कमजोर सौदेबाजी की स्थिति पर जोर देती है। तीसरी, जो व्यापक संरचनात्मक ताकतों जैसे समाज की स्तरीकरण प्रणाली, स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम को कारण मानती है। और चौथी, मार्क्सवादी धारा, जो इसे पूंजीवाद का अनिवार्य नतीजा मानती है। ठीक है, तो पहले कल्याणकारी राज्य के नाकामियों की बात करते हैं। ये कैसे जिम्मेदार हो सकता है? कई तरीकों से, जैसे कर प्रणाली, टैक्स सिस्टम। अप्रत्यक्ष कर जैसे VAT गरीबों की आय का ज्यादा बड़ा हिस्सा ले लेते हैं। ब्रिटेन में 1978-1977 के बीच कम कमाने वालों पर टैक्स का बोझ बढ़ा, जबकि ज्यादा कमाने वालों पर कम हुआ। जाइल्स एंड जॉनसन
लेकिन ब्लेयर ब्राउन की लेबर सरकारों ने टैक्स क्रेडिट वगैरह से मदद करने की कोशिश की थी। हाँ, की थी, लेकिन आय असमानता में बहुत मामूली बदलाव आया और इसका एक अप्रत्यक्ष असर भी हो सकता है। मैकनाइट ने इशारा किया कि टैक्स क्रेडिट मिलने से शायद नियोक्ता वेतन कम रखने के लिए प्रेरित हों। और 2010 के बाद आई कोलिशन सरकार की नीतियों के बारे में क्रिब और साथियों का अनुमान था कि वो असमानता बढ़ाएंगी। शिक्षा के क्षेत्र में कल्याणकारी राज्य की क्या भूमिका रही है? शिक्षा में भी वर्ग भेद बने हुए हैं। उच्च शिक्षा तक पहुंच में, अच्छे स्कूलों तक पहुंच में। बाजार आधारित सुधार, क्वाजी मार्केट्स असमानता को और बढ़ा सकते हैं। लेबर सरकारों ने कोशिशें की, जैसे एजुकेशन एक्शन जोन्स, श्योर स्टार्ट, पर सफलता सीमित रही। कोलिशन सरकार प्यूपल प्रीमियम लाई, लेकिन सामान्य फंडिंग में कटौती भी की। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में? अमीर और गरीब के बीच स्वास्थ्य का अंतर बढ़ रहा है। बेंजेबल कंजर्वेटिव सरकारों ने बाजार आधारित सुधारों पर जोर दिया। लेबर सरकारों ने लक्ष्य तय किए, हेल्थ एक्शन जोन्स, लेकिन वो भी अपर्याप्त रहे। सासी तो निष्कर्ष ये है कि सरकारी नीतियां अक्सर गरीबों की मदद करने में नाकाम रहती है या असमानता बढ़ा सकती है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक तर्क है। दूसरा संरचनात्मक कारण कम वेतन। ये गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है। मैकनाइट ने दिखाया है कि गरीबी और कम वेतन जीवन भर और पीढ़ियों तक जुड़े रह सकते हैं। कम वेतन के कारण क्या है? वेबरियन दृष्टिकोण से वेबरियन दृष्टिकोण बाजार स्थिति पर जोर देता है। कारण हो सकते हैं कम कौशल या योग्यता होना, अकुशल श्रम की मांग घटना, कम मजदूरी वाले देशों से प्रतिस्पर्धा और ऐसे उद्योगों में काम करना जो या तो पतन की ओर हैं या जिनमें बहुत ज्यादा श्रम लगता है। तीसरा संरचनात्मक पहलू पोस्ट फोर्डिज्म, वैश्वीकरण और गरीबी। ये क्या है? एंजो मिंजोनी ने इस पर लिखा है, फोर्डिज्म का मतलब था बड़े पैमाने पर उत्पादन, फैक्ट्रियों में स्थिर रोजगार। पोस्ट फोर्डिज्म में उत्पादन लचीला हो गया है, सेवा क्षेत्र बढ़ा है और रोजगार ज्यादातर अस्थिर, प्रिकैरियस हो गया है। इससे गरीबी बढ़ी है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा के जाल भी कमजोर हुए हैं। विवाह जैसी संस्थाएं कमजोर हुई हैं और रिश्तेदारों का नेटवर्क भी कमजोर पड़ा है। डेविड बर्न में भी इस पर कुछ कहा है, उत्तर औद्योगिक लचीलापन। हाँ, बर्न का तर्क है कि ये उत्तर औद्योगिक लचीलापन, पोस्ट इंडस्ट्रियल फ्लेक्सिबिलिटी, जानबूझकर लाई गई नीति का नतीजा है ताकि मजदूर संगठनों को कमजोर किया जा सके। जैसे ब्रिटेन में 1980 और 90 के दशक में लोगों को खराब काम में लगने की बाध्यता होती है, ऑब्लिगेशन टू एंगेज इन पुअर वर्क। इससे श्रम की नई आरक्षित सेना बनती है, यानी ऐसे लोग जो कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हों। और ये स्थानिक रूप से भी होता है। गरीब लोग वंचित इलाकों में केंद्रित हो जाते हैं, जिससे बहिष्कार और बढ़ता है। और चौथा संरचनात्मक दृष्टिकोण मार्क्सवादी मानते हैं कि पूंजीवाद स्वाभाविक रूप से गरीबी और बहिष्कार पैदा करता है। ये व्यवस्था को बनाए रखने और मुनाफे को अधिकतम करने के लिए जरूरी है। कैसे? उनका तर्क है कि श्रमिक वर्ग के पास बेचने के लिए सिर्फ अपना श्रम है। पूंजीवाद को एक प्रेरित कार्यबल चाहिए, इसलिए जो लोग काम नहीं कर रहे, जैसे बुजुर्ग, बेरोजगार, उन्हें कम आय मिलनी चाहिए ताकि काम करने का प्रोत्साहन बना रहे। असमान इनाम प्रतिस्पर्धा बनाए रखते हैं और कम वेतन वाले क्षेत्र पूरी वेतन संरचना का आधार बनते हैं, जिससे मजदूरी की मांगे कम रखने में मदद मिलती है। किनकेड? ये बर्न की नई आरक्षित सेना वाली बात से मिलता जुलता है। वेस्टगार्ड का क्या कहना था? वेस्टगार्ड ने कहा कि हाल के दशकों में जब से बाजार की शक्तियों पर ज्यादा जोर दिया गया है, ये मार्क्सवादी विचार और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। लेकिन इस मार्क्सवादी दृष्टिकोण की भी तो सीमाएं होंगी। हाँ, इसकी मुख्य आलोचना ये है कि ये वर्ग के अलावा दूसरी असमानताओं जैसे लिंग या जातीयता के आधार पर होने वाले भेदभाव की ठीक से व्याख्या नहीं कर पाता। ठीक है। बैरी ने सामाजिक बहिष्कार पर क्या कहा है? बैरी ने सामाजिक बहिष्कार को परिभाषित किया, व्यक्तियों या समूहों को सामाजिक रूप से बहिष्कृत तब माना जाता है जब उन्हें भागीदारी के अवसर से वंचित किया जाता है, चाहे वो वास्तव में भाग लेना चाहें या नहीं। अवसर से वंचित करना, इसमें पैसे का महत्व तो है ही। हाँ, पैसा, वित्तीय पूंजी महत्वपूर्ण है, लेकिन सार्वजनिक सेवाओं का मिलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक मॉडल फिगर 4.6 भी दिया, जिसमें वर्तमान प्रभाव, मानव, भौतिक, वित्तीय पूंजी, विकल्प, बाधाएं और अवसर, परिणाम और भविष्य पर उसका असर दिखाया गया है। अतीत की भूमिका भी अहम है। तो उनके अनुसार समाधान क्या है? उनका मानना है कि असमानता और गरीबी ही बहिष्कार की जड़ें हैं। समाधान है अवसर बढ़ाना और आय का पुनर्वितरण करना। शक्ति का असमान वितरण भी एक मुद्दा है।
बैरी का मॉडल अन्य सिद्धांतों जैसे व्यक्तिगत पसंद, बाधाएं, व्यापक सामाजिक कारकों को जोड़ने का प्रयास करता है। और क्या कोई समग्र दृष्टिकोण यानी होलिस्टिक व्यू भी है मैरी डेली का? हाँ, मैरी डेली जैसे विचारक मानते हैं कि सभी स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण हैं। गरीबी सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से जुड़ी हुई है और अलग-अलग स्तरों व्यक्ति, समुदाय, समाज पर प्रकट होती है। मिलर ने इसे गरीबी स्पष्टीकरणों की महान श्रृंखला कहा है। तो ये हो गए गरीबी और बहिष्कार के अलग-अलग सिद्धांत, व्यक्तिगत बनाम संरचनात्मक। अब बात करते हैं इन पर आधारित नीतियों की, पॉलिसीज ऑन पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन। बिल्कुल, जैसी सोच वैसी नीति। जो सिद्धांत व्यक्ति या संस्कृति को जिम्मेदार मानते हैं वो वैसी नीतियां बनाते हैं। जैसे अमेरिका में 1960 के दशक का वॉर ऑन पॉवर्टी। हाँ, वो काफी हद तक संस्कृति आधारित था। उसका उद्देश्य गरीबों को बदलना था, शिक्षा, ट्रेनिंग, सामुदायिक कार्यक्रमों के जरिए। सीधे नकद मदद देने पर जोर कम था, लेकिन ये असफल रहा, गरीबी बनी रही। मिलर और रोबी जैसे आलोचकों ने कहा कि समाधान तो स्तरीकरण के सिद्धांत से आना चाहिए था। और नव उदारवादी समाधान क्या है? ब्रिटेन में 1979 से 1997 तक कंजर्वेटिव सरकारों की नीतियां नव उदारवादी विचारों से प्रेरित थीं। उनका उद्देश्य था कल्याण पर खर्च कम करना, सार्वभौमिक लाभों से हटकर जरूरतमंदों पर संसाधन केंद्रित करना और अर्थव्यवस्था को नियंत्रण मुक्त करना ताकि ट्रिकल डाउन प्रभाव से सबका भला हो। उनकी नीतियां क्या थीं? उन्होंने लाभों में कटौती की या उन्हें बदला, जैसे एक मुश्त मिलने वाले सिंगल पेमेंट्स को सोशल फंड से बदल दिया, जो ज्यादातर लोन आधारित था। साधन परीक्षण बढ़ाया, बेरोजगारी लाभ को जॉब सीकर्स अलावेंस से बदला, जिसमें शर्तें ज्यादा सख्त थी और अवधि कम थी। और 2010 के बाद आई कोलिशन सरकार की नीतियां? उनकी भी कई नीतियां नवोदारवादी सिद्धांतों के अनुरूप थीं। सबसे बड़ा बदलाव था यूनिवर्सल क्रेडिट, 2013 से लागू, जिसका मकसद था ज्यादातर साधन परीक्षित लाभों और टैक्स क्रेडिट को एक सिंगल पेमेंट में बदलना। उद्देश्य बताए गए सरलीकरण, काम करने का प्रोत्साहन बढ़ाना और धोखाधड़ी कम करना। और क्या नीतियां थीं? लाभों में बढ़ोतरी को 1% पर सीमित कर दिया गया 2014 से 16 के लिए। आवास लाभ, हाउसिंग बेनिफिट पर एक सीमा, कैप लगा दी गई, 500 या 350 रुपए प्रति सप्ताह इलाके के हिसाब से। और वर्क कैपेबिलिटी असेसमेंट का विस्तार किया गया, जिससे विकलांगता लाभ लेने वालों का फिर से मूल्यांकन हो सके। इन नव उदारवादी नीतियों का मूल्यांकन कैसे किया गया? आलोचना क्या हुई? आलोचना हुई कि इनसे लोगों की आय कम हुई, कर्ज बढ़ा, सोशल फंड की वजह से। वर्कफेयर जैसी नीतियां दंडात्मक हो सकती हैं। थाचर मेजर सरकार ने दावा किया कि उनकी नीतियां सफल रहीं, औसत आय बढ़ी, लेकिन आलोचकों ने कहा कि असमानता बहुत बढ़ गई, सापेक्ष गरीबी बढ़ी। और कोलिशन की नीतियों की आलोचना हैरिस ने की थी। हाँ, हैरिस ने यूनिवर्सल क्रेडिट की आलोचना की कि ये महिलाओं के लिए समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि भुगतान अक्सर घर के पुरुष सदस्य को जाता है। लाभ वृद्धि पर सीमा लगाने से उनका वास्तविक मूल्य कम होगा। आवास लाभ कैप परिवारों को विस्थापित कर सकता है और बहिष्कार बढ़ा सकता है। और वर्क कैपेबिलिटी असेसमेंट WCA को अविश्वसनीय और कठोर बताया गया। ठीक है, तो ये थे नव उदारवादी समाधान। अब दूसरे छोर पर आते हैं पुनर्वितरण और कल्याण आधारित समाधान, वेलफेयर एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशंस। हाँ, इसमें पीटर टाउनसेंड 1997 का नाम आता है। उन्होंने गरीबी उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय योजना का प्रस्ताव रखा था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, धन और आय पर सीमा लगाना, पर्याप्त लाभ देना, लाभों को औसत आय से जोड़ना, प्रगतिशील करादान यानी अमीरों पर ज्यादा टैक्स और रोजगार पैदा करना शामिल था। उनका तर्क था कि ये सब पूंजीवाद के साथ भी संभव है। और पीटर एल्कॉक 2006 का क्या कहना था? एल्कॉक ने कहा कि कल्याणकारी राज्य सिर्फ पैसे का पुनर्वितरण नहीं करता, बल्कि ये धन के शुरुआती वितरण को भी प्रभावित करता है। ये श्रमिकों को पैदा करके और उनका रखरखाव करके पूंजीवाद को बनाए रखने में भी मदद करता है। अब आते हैं न्यू लेबर या थर्ड वे की नीतियों पर। यूके 1997 to 2010, ये क्या था? ये नवउदारवाद और पारंपरिक सामाजिक लोकतंत्र के बीच का रास्ता खोजने की कोशिश थी। डेविड ब्लंकेट जैसे नेताओं ने कहा कि अधिकार और जिम्मेदारियां साथ साथ चलनी चाहिए। लोगों को एक उचित न्यूनतम जीवन स्तर का अधिकार है। उन्होंने गरीबी के साथ साथ सामाजिक बहिष्कार पर भी ध्यान दिया। उनकी मुख्य नीतियां क्या थीं? पहली, न्यूनतम मजदूरी लागू करना 1999 में। दूसरा, बाल गरीबी कम करने का लक्ष्य रखना, औसत आय के 60% से नीचे। तीसरा, टैक्स और लाभ प्रणाली में बदलाव करना, जैसे वर्किंग फैमिलीज टैक्स क्रेडिट, वर्किंग टैक्स क्रेडिट, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट लाना।
इनका मकसद था कम आय वाले परिवारों, खासकर काम करने वालों की आय बढ़ाना। और बेरोजगारों के लिए उनके लिए न्यू डील कार्यक्रम लाए गए। युवाओं, लंबे समय से बेरोजगार लोगों, अकेली माताओं को काम खोजने में मदद करना या ट्रेनिंग लेना अनिवार्य करना। और सामाजिक बहिष्कार से निपटने के लिए शिक्षा के मानक बढ़ाने पर जोर दिया, जैसे लिटरेसी, न्यूमरेसी आवर्स, एजुकेशन एक्शन जोन्स। पिछड़े इलाकों के नवीनीकरण के लिए योजनाएं चलाईं, जैसे न्यू डील फॉर कम्युनिटीज, सिंगल रीजनरेशन बजट। लेकिन इन नीतियों की भी आलोचना हुई होगी। हाँ, एक आलोचना यह थी कि उन्होंने आयकर की दरें न बढ़ाने का वादा किया था, जिससे पुनर्वितरण की गुंजाइश सीमित हो गई। सिंक्लेयर जैसे आलोचकों ने कहा कि वो पुनर्वितरण की पारंपरिक चिंता से हट गए थे। लाभों में बढ़ोतरी मुख्य रूप से उन लोगों के लिए थी जो काम नहीं कर सकते। लेविटास ने मूल्यों में बदलाव की बात की थी। हाँ, लिविटस ने कहा कि गरीबी और असमानता से ध्यान हटाकर सामाजिक बहिष्कार और व्यक्ति की जिम्मेदारी पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने 3 तरह के विमर्श बताए: पुनर्वितरणात्मक आरईडी, नैतिक अंडरक्लास मड और सामाजिक एकीकरणवादी सिड। न्यू लेबर सिड पर ज्यादा केंद्रित थी। लेकिन क्या इन नीतियों का कोई सकारात्मक मूल्यांकन भी हुआ? पेज ने किया था। हाँ, पेज ने माना कि गरीबी कम हुई, खासकर बच्चों और पेंशन भोगियों के लिए। पेंशन भोगियों के लिए मिनिमम इनकम गारंटी, पेंशनर क्रेडिट, विंटर फ्यूल पेमेंट्स, फ्री टीवी लाइसेंसेस जैसी कई योजनाएं आईं। बेरोजगारी भी कम हुई। तो ये थी गरीबी और बहिष्कार से जुड़ी नीतियां। अब आखिर में आते हैं कल्याणकारी राज्य, द वेलफेयर स्टेट की अवधारणा पर। हमने शुरू में इसकी परिभाषा देखी थी। जी हाँ, कल्याणकारी राज्य मतलब राज्य द्वारा कल्याण का प्रावधान, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास, आय सहायता वगैरह। गिडिन्स ने कहा कि ये जोखिमों का प्रबंधन है: बीमारी, विकलांगता, नौकरी छूटना, बुढ़ापा। और ये हर देश में अलग अलग होता है। हाँ, खर्च का स्तर और सेवाओं का दायरा बहुत अलग हो सकता है। जैसे स्वीडन अपनी जीडीपी का लगभग 53% इस पर खर्च करता है, जबकि अमेरिका लगभग 33%। अल्कॉक ने कल्याण प्रावधान के अलग अलग क्षेत्र बताए हैं। हाँ, उन्होंने 4 क्षेत्र बताए। 1, अनौपचारिक, इनफॉर्मल, परिवार, पड़ोसी, दोस्त। ये बिना पैसे के होता है, नियमित नहीं होता, पर बाकी सबका आधार है। ज्यादातर देखभाल महिलाएं करती हैं, जिस पर नारीवादी विचारक ध्यान दिलाते हैं। 2, स्वैच्छिक, वॉलंटरी, गैर लाभकारी संगठन, चैरिटी। इन्हें अक्सर सरकार से भी पैसा मिलता है। ये लचीले और नए प्रयोग करने वाले हो सकते हैं, पर इनका भरोसा नहीं होता, फंडिंग स्थिर नहीं होती। 3, निजी, प्राइवेट, मुनाफे के लिए काम करने वाली कंपनियां, जैसे प्राइवेट अस्पताल, स्कूल। न्यू राइट ने इससे बहुत बढ़ावा दिया। तर्क दिया जाता है कि प्रतिस्पर्धा से कुशलता बढ़ती है, लेकिन आलोचना होती है कि इससे असमानता बढ़ती है और जो भुगतान नहीं कर सकते उन्हें सेवा नहीं मिलती। 4, राज्य यानी सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाएं। यही हमारे आज के विमर्श का मुख्य फोकस है। ब्रिटेन में कल्याणकारी राज्य की शुरुआत कैसे हुई? इसका इतिहास क्या है? इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। 1601 का पोर लॉ था, जिसमें स्थानीय पारिशों की जिम्मेदारी थी गरीबों की देखभाल करना। वर्क हाउसेस बनाए गए या बाहरी मदद दी जाती थी। फिर 1834 का पोर लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें लेस एलिजिबिलिटी का सिद्धांत था, यानी मदद पाने वालों की स्थिति काम करने वालों से बदतर होनी चाहिए। फिर 19वीं सदी में कुछ सुधार हुए। हाँ, काम के घंटे सीमित किए गए, स्वास्थ्य और सुरक्षा के नियम बने, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया, शिक्षा का विस्तार हुआ। 1870 में राज्य प्राथमिक शिक्षा और 1880 में अनिवार्य। स्वास्थ्य सेवाएं भी धीरे धीरे बढ़ीं। और 20वीं सदी की शुरुआत में उदारवादी सुधार। हाँ, ये महत्वपूर्ण थे। स्कूलों में खाना, मेडिकल जांच, वृद्धावस्था पेंशन जो अंशदायी नहीं थी, और राष्ट्रीय बीमा, बीमारी और बेरोजगारी के लिए। ये एक शुरुआती कल्याणकारी राज्य का भ्रूण था, जो मुख्य रूप से घर के कमाने वाले पुरुष के लिए था। फिर 2 विश्व युद्धों के बीच का समय 1918-19। इस दौरान राज्य की भूमिका धीरे धीरे बढ़ी। घरों के लिए सब्सिडी, बेरोजगारी भत्ता, अंशदायी पेंशन, माध्यमिक शिक्षा। लेकिन सब कुछ अभी भी बिखरा हुआ था, एक सिस्टम नहीं था। और फिर आई बेवरेज रिपोर्ट, जिसने आधुनिक कल्याणकारी राज्य की नींव रखी। बिल्कुल, द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल था, सरकार का सामाजिक नीति पर नियंत्रण बढ़ गया था। विलियम बेवरेज को सामाजिक बीमा की समीक्षा करने के लिए कहा गया।
उन्होंने 1942 में अपनी रिपोर्ट दी। उसका उद्देश्य क्या था और वो 5 दानव क्या थे? उद्देश्य था सामाजिक बीमा का पूरा ढांचा बदलना। उन्होंने 5 दानवों 5 जायंट्स की पहचान की। वांट यानी गरीबी, डिजीज बीमारी, इग्नोरेंस अज्ञानता, स्क्वॉलर गंदगी खराब आवास और आइडलनेस बेरोजगारी आलस्य। और समाधान क्या सुझाया? उन्होंने कई सिफारिशें की। सार्वभौमिक लाभ यूनिवर्सल बेनिफिट्स जो योगदान या आय पर निर्भर ना हो, अंशदायी राष्ट्रीय बीमा कॉन्ट्रीब्यूटरी नेशनल इंश्योरेंस, पारिवारिक भत्ते फैमिली अलाउंसेस, एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा जो बाद में NHS बनी और पूर्ण रोजगार बनाए रखना। साधन परीक्षण को सिर्फ एक सुरक्षा जाल सेफ्टी नेट के रूप में देखा गया। इसके पीछे का दर्शन क्या था? दर्शन था लोगों को पालने से कब्र तक फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव सुरक्षा देना, लेकिन उनमें निर्भरता पैदा नहीं करना। व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर भी जोर था। और इसे लागू किया गया? हाँ, इसे व्यापक समर्थन मिला। 1945 में आई लेबर सरकार ने इसकी ज्यादातर सिफारिशें लागू की। 1944 का बटलर एजुकेशन एक्ट, फैमिली अलाउंसेज, नेशनल इंश्योरेंस एक्ट 1946, नेशनल हेल्थ सर्विस एक्ट 1946, नेशनल असिस्टेंस एक्ट 1948 और बड़े पैमाने पर आवास कार्यक्रम। तो क्या ये एकदम सफल रहा? कोई सीमाएं? ये एक मील का पत्थर था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ सीमाएं थीं। बीमा का सिद्धांत उतना मजबूत नहीं था, लाभ अक्सर काफी नहीं थे और पूर्ण रोजगार का लक्ष्य कभी पूरी तरह हासिल नहीं हुआ। तो ये था कल्याणकारी राज्य का इतिहास। अब इस पर अलग-अलग नजरिए क्या हैं? पर्सपेक्टिव्स ऑन द वेलफेयर स्टेट। हाँ, इस पर बहुत अलग अलग विचार हैं। सबसे पहले सामाजिक लोकतांत्रिक, सोशल डेमोक्रेटिक। इस पर T.H. मार्शल और रिचर्ड टिटमस का काफी प्रभाव रहा है। मार्शल ने नागरिकता के अधिकारों के विकास की बात की। नागरिक अधिकार, फिर राजनीतिक अधिकार और फिर सामाजिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, रोजगार का अधिकार। इसका उद्देश्य था समानता को बढ़ावा देना और वर्ग असमानता को कम करना। और टिटमस ने इसके नैतिक आधार पर जोर दिया कि हमें दूसरों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। वो सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिज्म के पक्षधर थे, यानी सेवाएं सबको मिलनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। इससे सामाजिक कलंक हटता है और समाज जुड़ता है। उनका मानना था कि साधन परीक्षण वाली सेवाएं अक्सर खराब गुणवत्ता की होती हैं और गरीबी का जाल बनाती हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ सार्वभौमिकता काफी नहीं है, हमें सकारात्मक चयनात्मक भेदभाव, पॉजिटिव सिलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की भी जरूरत है, यानी पिछड़े समूहों पर ज्यादा ध्यान देना। ब्रिटेन में 1964-79 के बीच इन विचारों का असर दिखा। हाँ, कुछ हद तक। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल बने, ज्यादा आय पर टैक्स बढ़ा, EAZ जैसे कार्यक्रम शुरू हुए, पर कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। इस नजरिए की आलोचना क्या है? आलोचना यह है कि इससे राज्य पर निर्भरता बढ़ती है, टैक्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, व्यवस्था अकुशल हो जाती है और व्यक्तिगत पहल खत्म होती है। ठीक है, अब मार्क्सवादी नजरिया। मार्क्सवादी मानते हैं कि राज्य पूंजीपति वर्ग के हितों की सेवा करता है, इसलिए कल्याणकारी राज्य भी पूंजीवाद को वैध बनाने और बनाए रखने का एक उपकरण है। कैसे? इसके क्या कार्य हैं? इसके कई कार्य बताए जाते हैं। कार्यबल का पुनरुत्पादन करना, यानी मजदूरों को स्वस्थ और शिक्षित रखना, सामाजिक नियंत्रण बनाए रखना, पूंजीवाद के लिए लाभप्रदता बनाए रखना, पितृसत्तात्मक परिवार को बनाए रखना, गिन्सबर्ग का तर्क, और श्रमिक वर्ग को नियंत्रित करना। पियर्सन ने कहा कि सुधार अक्सर शासक वर्ग इसलिए लाता है ताकि विद्रोह को रोका जा सके, और लाभ अक्सर रोजगार या काम करने की इच्छा पर निर्भर होते हैं। लेकिन क्या ये नजरिया कुछ ज्यादा ही सरल नहीं है? पियर्सन ने ही इसकी आलोचना की। हाँ, पियर्सन ने कहा कि ये अति सरलीकरण है। राज्य की कुछ हद तक स्वायत्तता होती है, श्रमिक वर्ग के संघर्षों ने भी सुधारों में भूमिका निभाई है, और कल्याणकारी राज्य से श्रमिकों को कुछ फायदे भी होते हैं। हाँ, ये सच है कि कल्याणकारी राज्य श्रमिकों के टैक्स से भी चलता है, लेकिन कुल मिलाकर ये हल्का पुनर्वितरणकारी होता है। तीसरा नजरिया नवोदारवादी न्यू राइट। हाँ, इस पर फ्रिडरिक हायेक जैसे विचारकों का प्रभाव है। ये मुक्त बाजार को सबसे बेहतर मानते हैं। इन्हें कल्याणकारी राज्य पर क्या आपत्तियां हैं? एल्कॉक ने बताया है। एल्कॉक ने 3 मुख्य आपत्तियां बताईं। आर्थिक आधार पर कि इससे टैक्स का बोझ बढ़ता है, अक्षमता आती है, काम करने का प्रोत्साहन कम होता है। दूसरी आपत्ति कि ये निर्भरता संस्कृति को बढ़ावा देता है, और तीसरी राजनीतिक परिणाम। पब्लिक चॉइस थ्योरी कहती है कि राजनेता वोट पाने के लिए कल्याण का विस्तार करते रहते हैं, भले ही वो आर्थिक रूप से सही न हो।
जेम्स बार्थोलोमी की किताब द वेलफेयर स्टेट वेरिएंट में भी यही बातें। हाँ, बार्थोलोमी का तर्क है कि कल्याणकारी राज्य ने समस्याओं को हल करने के बजाय और बिगाड़ा है। सामाजिक सुरक्षा ने निर्भरता बढ़ाई, अकेले बच्चे पालने को बढ़ावा दिया, बचत को हतोत्साहित किया। स्वास्थ्य NHS अक्षम है, बेकार है और दूसरे देशों की तुलना में खराब नतीजे देता है। शिक्षा के मानक गिरे हैं, असमानता कम नहीं हुई, आर्थिक प्रदर्शन नहीं सुधरा। आवास काउंसिल हाउसिंग ने समुदायों को तोड़ा, डिजाइन और निर्माण खराब था और अर्थव्यवस्था पर असर, ज्यादा टैक्स और खर्च आर्थिक विकास को धीमा करते हैं, जबकि पूंजीवाद धन फैलाता है। तो उनका निष्कर्ष है कि कल्याणकारी राज्य के बिना समाज बेहतर होता। समाधान क्या है? हाँ, उनका निष्कर्ष यही है। समाधान है राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो और निजी व स्वैच्छिक क्षेत्रों पर ज्यादा जोर दिया जाए। इस नजरिए की आलोचना? हाँ, इसकी भी आलोचना होती है। निर्भरता संस्कृति के दावों पर सवाल उठाए जाते हैं। आंकड़े दिखाते हैं कि कराधान और सरकारी खर्च असमानता कम करते हैं। जैसे लेबर सरकारों के समय कम टैक्स और विकास के बीच सीधा संबंध मानना सरलीकरण है। ज्यादा खर्च और बेरोजगारी के बीच भी संबंध कमजोर है। ये नजरिया बाजार की अपनी विफलताओं को नजरअंदाज करता है और निजी व स्वैच्छिक क्षेत्र की भी अपनी सीमाएं हैं। वो मुनाफे पर चलते हैं, सबके लिए वहनीय नहीं होते और अस्थिर हो सकते हैं। ठीक है। चौथा नजरिया, थर्ड वे न्यू लेबर। थर्ड वे न्यू लेबर। इस पर एंटनी गिरन्स का प्रभाव है। ये नव उदारवाद और सामाजिक लोकतंत्र के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। इसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं? ये वैश्वीकरण और सामाजिक बदलावों को स्वीकार करता है। ये सकारात्मक कल्याण की बात करता है, यानी अवसर पैदा करना, जिम्मेदारी को बढ़ावा देना, अधिकार और जिम्मेदारियां साथ साथ। हैंड अप नॉट अ हैंड आउट वाला विचार, सामाजिक बहिष्कार पर जोर और एक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के लिए एक सक्रिय कल्याणकारी राज्य जरूरी है। इनकी नीतिगत सोच क्या थी? पेज ने बताया है। पेज के अनुसार यह आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय दोनों चाहते थे। एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते थे जो उपयोगकर्ता केंद्रित हो, पसंद बढ़ाए, जिसमें सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्र मिलकर काम करें, जैसे PFI, फाउंडेशन स्टेटस, और प्रगतिशील सार्वभौमिकता का विचार था, यानी सेवाएं हो तो सबके लिए, पर अमीरों से ज्यादा टैक्स लेकर गरीबों को ज्यादा मदद दी जाए, जैसे टैक्स क्रेडिट। इसकी आलोचना कैसे हुई? तरफ बढ़ता है। और नव उदारवादी आलोचना बार्थोलोम्यू ने की। हाँ, उन्होंने कहा कि ये सुधार काफी नहीं थे, अभी भी राज्य का खर्च और हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है। आखिर में नारीवादी फेमिनिस्ट नजरिया। शुरुआती नारीवादी विचारकों ने कहा कि कल्याणकारी राज्य पितृसत्तात्मक है। ये महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं में सीमित करता है और पुरुष कमाने वाला मेल ब्रेड विनर मॉडल को मजबूत करता है। लेकिन बाद के विचारों में कुछ बदलाव आया। हाँ, बाद के विचारकों ने माना कि तस्वीर ज्यादा जटिल है। कुछ देशों जैसे स्वीडन में महिलाओं के लिए बेहतर प्रावधान हैं, लेकिन समस्याएं अभी भी हैं। देखभाल की जिम्मेदारी मुख्य रूप से महिलाओं पर है। लाभ प्रणाली में उन्हें नुकसान होता है, खासकर अंशदान आधारित पेंशन में। तो पियर्सन का निष्कर्ष क्या था? पियर्सन का निष्कर्ष था कि महिलाएं गरीबी के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती हैं और कल्याणकारी राज्य उनकी जरूरतों को पूरा करने में अक्सर कम प्रभावी होता है। वाह, ये तो वाकई एक बहुत विस्तृत चर्चा हो गई। हमने गरीबी और सामाजिक बहिष्कार की परिभाषाओं और मापों से लेकर उनके कारणों के सिद्धांतों और फिर उनसे निपटने की नीतियों और कल्याणकारी राज्य की भूमिका तक सब कुछ कवर करने की कोशिश की। जी हाँ, ये विषय आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं और ये समझना UPSC के लिहाज से बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पूरी चर्चा की मुख्य बातों, की टेकअवेज को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। बिल्कुल। पहली बात, गरीबी को मापने के कई तरीके हैं। निरपेक्ष, सापेक्ष, बजट मानक, MIS, HBAI। हर तरीके की अपनी सीमाएं हैं, कोई एक सही तरीका नहीं है। दूसरी, हाल के दिनों में सापेक्ष गरीबी और वंचना पर जोर बढ़ा है, जो समाज के मानकों के अनुसार जीवन स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। तीसरी, सामाजिक बहिष्कार एक बहुआयामी अवधारणा है। यह गरीबी से आगे बढ़कर अवसरों की कमी, भागीदारी की कमी और अधिकारों के हनन की बात करती है। चौथी, गरीबी और सामाजिक बहिष्कार का वितरण असमान है। बेरोजगारी, एकल पितृत्व, लिंग, जातीयता, विकलांगता और आयु जैसे कारक इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। पांचवीं, गरीबी की व्याख्या करने वाले सिद्धांत मोटे तौर पर दो श्रेणियों में आते हैं। व्यक्तिगत, सांस्कृतिक, जो व्यक्ति को दोष देते हैं, और संघर्ष, संरचनात्मक,
जो सामाजिक व्यवस्था को दोष देते हैं। छठी, नीतिगत समाधान भी इन्हीं सिद्धांतों को दर्शाते हैं। कुछ नीतियां व्यक्तिगत व्यवहार बदलने पर जोर देती हैं, तो कुछ संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने और पुनर्वितरण पर। और सातवीं, कल्याणकारी राज्य गरीबी और बहिष्कार से निपटने का एक प्रमुख तरीका है, लेकिन इसकी भूमिका, इसका डिजाइन और इसकी प्रभावशीलता पर समाज लोकतांत्रिक, मार्क्सवादी, नव उदारवादी और थर्ड वे जैसे अलग अलग दृष्टिकोणों में काफी बहस है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए इन विभिन्न परिभाषाओं, मापों, सिद्धांतों और नीतिगत दृष्टिकोणों की बारीकियों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे किसी भी मुद्दे का संतुलित विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। सही कहा, ये सिर्फ अकादमिक चर्चा नहीं है, ये हमारे समाज की हकीकत और हमारे भविष्य को आकार देने वाले मुद्दे हैं। इस गहरी समझ से न केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने में मदद मिलेगी, बल्कि एक जागरूक नागरिक और भविष्य के प्रशासक के तौर पर भी ये बहुत काम आएगी। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या गरीबी और सामाजिक बहिष्कार केवल आर्थिक मुद्दे हैं, या वे हमारी सामाजिक संरचनाओं और मूल्यों में कहीं ज्यादा गहराई से जुड़े हुए हैं? और क्या हमारे मौजूदा कल्याणकारी मॉडल भविष्य की चुनौतियों जैसे ऑटोमेशन या जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए तैयार हैं? ये चर्चा काफी विस्तृत थी, तो इसे शायद दोबारा सुनने की जरूरत पड़े ताकि सभी बारीकियां ठीक से समझ आ सकें। आपको ये बातचीत कैसी लगी? क्या आपके मन में कोई सवाल या विचार है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हाँ, आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और अगर आपको ये गहन चर्चा उपयोगी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने साथी अभ्यर्थियों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही जानकारीपूर्ण विश्लेषण के लिए सुन लो यूपीएससी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।